गाइस गुड आफ्टरनून। आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जहां से मतलब हमने छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना। अच्छा, तो बेटे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सवाल देखो क्या बोला है कि फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स बी सच दैट दिस मैट्रिक्स इनटू बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखो तो आपको बी एक 2x2 का मैट्रिक्स निकालना है और बी ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स 6 5 5 6 इंटू बी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आना चाहिए 11 0 0 11। ठीक है। अच्छा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो दे रखा है 2x2। अगर नहीं भी देता आपको पता चल जाएगा कि बी का ऑर्डर 2x2 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बी एक 2x2 का मैट्रिक्स है। मानो मैं बी का अंदर के एलिमेंट को ले रहा हूँ ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया बी 2x2 का मैट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला मैट्रिक्स 6 5 5 6 एंड ये मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 11 0 0 11। बी यहाँ पर आपका क्या है 6 5 5 6 इंटू बी आपका है क्या ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 11 0 0 11। तो फंडा पूरा सिंपल है, आपको इन दोनों मैट्रिक्स को खाली मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आना चाहिए। अभी तक दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x2 के मैट्रिक्स मिलेगा। और उसके एलिमेंट कैसे मिल जाएगा, उसमें से 4 एलिमेंट होंगे। ऐसे 4 एलिमेंट होंगे, इधर है किधर है किधर है किधर है। ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, इसका पोजीशन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है खाली। तो 6 इंटू ए प्लस 5 इंटू सी, है ना। प्री मल्टीप्लायर जो पहला है वो प्री मल्टीप्लायर, जो बाद में है वो पोस्ट मल्टीप्लायर। प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम 6 ए प्लस 5 सी। तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा 6 ए प्लस 5 सी। ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम, मतलब 6b प्लस 5d, है ना, 6b प्लस 5d। ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम। तो 5 इंटू ए प्लस 6 इंटू सी, मतलब 5a प्लस 6c। अच्छा, इसका पोजीशन क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम। तो 5b प्लस 6d, 5b प्लस 6d, दिस इज इक्वल टू 11 0 0 11। और भाई देखो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो क्या होता है कि दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब 6 ए प्लस 5c का वैल्यू क्या होगा 11 होगा। 6 ए प्लस 5c इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं। अच्छा, 6b प्लस 5d इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। 5a प्लस 6c का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। 5b प्लस 6d का वैल्यू 11 आ जाएगा। इक्वेशन 3 बोलता हूँ। अब आपके पास ये 4 इक्वेशंस आ गए, है ना। 4 वेरिएबल ए बी सी डी, 4 अननोन क्वांटिटीज, है ना। 4 अननोन क्वांटिटी ए बी सी डी, 4 अननोन क्वांटिटी एंड 4 इक्वेशन। तो इनको सॉल्व करके आपको खाली एबीसीडी का वैल्यू पता करना है। आई होप आप कर लोगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को देखो बेटे, इक्वेशन 1 में ए सी है, इक्वेशन 3 में भी ए सी है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 को सॉल्व करके आप ए एंड सी का वैल्यू पता कर लोगे। इक्वेशन 2 एंड सॉरी इक्वेशन 4 है ये। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 दोनों में बी डी है। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करके बी डी का वैल्यू पता कर लोगे, है ना। तो इससे करके आपको एबीसीडी वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको बी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। पूछा था बी मैट्रिक्स क्या है, तो ए बी सी डी का वैल्यू मिल गया तो बी मैट्रिक्स मिल गया। तो आई होप आप खुद से कर पाओगे। खाली ये दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 को सॉल्व करके ए सी मिलेगा, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 को सॉल्व करके बी डी मिलेगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अच्छा,
एक इंटरेस्टिंग सा बात ये है कि ये जो सवाल है इसको और एक तरीके से भी किया जा सकता है, और जो दूसरा तरीका है वो डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो तरीका इससे ज्यादा इजी होगा मेरे ख्याल से। डिटरमिनेंट चैप्टर में इसको इसको सॉल्व करने का और एक तरीका हम पढ़ेंगे, और उस तरीका ज्यादा इजी है। तो अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तरीके से ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, देखा है, देखो बेटी यहाँ पर क्या दिया है, ये एक मैट्रिक्स है 4 1 3, और एक मैट्रिक्स एक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है, और बोला है कि एक्स मैट्रिक्स क्या है निकालो, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स में एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ रहा है, और एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब एक्स मैट्रिक्स क्या है निकालना है। लेकिन पहले आपको ये तो डिसाइड करना होगा कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, ये वाला पहला वाला जो मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या है बेटे, उसका ऑर्डर क्या है? देखो इसमें इसका जो पहला वाला 4 1 3, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1, 3 रो है 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/1। अब एक्स का ऑर्डर मुझे मालूम करना है, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/3, ठीक है। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1, उसमें कोई एक मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आया? 3/3। तो मुझे ये पता करना है कि ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सपोज इसका ऑर्डर m/n है, सपोज इसका ऑर्डर m/n है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले तो प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए। मतलब ये तो पता चल गया कि ये मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड होने के लिए m का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो m को 1 कर देते हैं। तो पहला वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1, अब दूसरा वाला जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हुआ है उसमें m का वैल्यू 1 पता चल गया, मतलब 1 इंटू, अभी n का वैल्यू अभी तक पता नहीं है, इज इक्वल टू ये 3/n का मैट्रिक्स, 3/3 का मैट्रिक्स। बेटे जब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/n। और एक्चुअली आपका राइट में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3/3। अब दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं, दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। दोनों में नंबर ऑफ रोज 3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो इसका मतलब n का वैल्यू भी क्या है? 3 है ना, n का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो पता चला n इज इक्वल टू 3। तो ये वाला जो मैट्रिक्स x है उसका ऑर्डर आपको मिल गया, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/3। पता चला, समझ में आया कि नहीं? x का ऑर्डर 1/3 आया? यस सर। ओके, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। चलो अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो आपका x एक 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स 4 1 3 जो कि प्री मल्टीप्लायर है, और उसके साथ जो एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे वो पता चला 1/3 का मैट्रिक्स। अच्छा, 1/3 मतलब एक रो होगा 3 कॉलम होगा, ऐसा एक मैट्रिक्स होगा ए बी सी करके, है ना, ऐसा एक मैट्रिक्स होगा ए बी सी करके। जो मैट्रिक्स एक्स ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि 1/3 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? 4 8 4 -1 2 1 -3 6 3। तो आपको ये वाला मैट्रिक्स जानना है, मतलब ए बी सी का वैल्यू पता करना है। तो पहले क्या करो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट वाले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कर पाओगे बट आराम से। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3/3 का मैट्रिक्स मिलता है, आपको पता है। तो 3/3 का मैट्रिक्स जब मिलेगा उसके अंदर ऐसे करके 9 एलिमेंट रहेंगे। पहला वाला ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो खाली दोनों को मल्टीप्लाई बस करना है। तो ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 4 है।
इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम, तो 4b। इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का थर्ड कॉलम, 4c। इसका पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम 1 इंटू ए। इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम 1 इंटू बी। इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम, प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का थर्ड कॉलम 1 इंटू सी। इसी तरह ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इसका पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो प्री मल्टीप्लायर का थर्ड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम 3 इंटू ए 3a। इसका पोजीशन क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, प्री मल्टीप्लायर का थर्ड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम 3b। इसका पोजीशन थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो प्री मल्टीप्लायर का थर्ड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का थर्ड कॉलम, तो 3c, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू 4 8 4 -1 2 1 -3 6 3। अब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर बराबर होता है एंड दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। और इधर ऑर्डर तो पहले से इक्वल है ही, इसका मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है। 4a का वैल्यू 4 होगा, 4b का वैल्यू 8 होगा, 4c का वैल्यू 4 होगा, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1। तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके आपको बस a b c का वैल्यू पता करना है। अभी देखो सेकेंड रो से ही a b c का वैल्यू पता चल जाता है। a का वैल्यू क्या होगा, -1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आप कोई भी रो से चेक कर सकते हो, 4a का वैल्यू 4 है तो a का वैल्यू 1 आ जाता है, 4b का वैल्यू 8 है तो b का वैल्यू 2 आ जाता है, 4c का वैल्यू 4 है तो c का वैल्यू 1 आ जाता है। कहीं से भी चेक करो, बट डायरेक्ट आपको दिख रहा है, सेकंड रो अगर कंपैरिजन कर दो तो बेटे एबीसी का वैल्यू पता चल जाता है। तो एबीसी का वैल्यू पता चल गया तो ये वाला मैट्रिक्स एक्स भी पता चल गया। एक्स क्या होगा, एबीसी मतलब -1 2 1। यही तो आपको पूछा है, हो गया कि नहीं, समझ में आया, यस और नो, Yes, यस और sir. नो, यस। अच्छा ठीक, अभी बेटे इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखो ये तो मैट्रिक्स है A0 0b, बता सकते हो ये एक पर्टिकुलर टाइप का मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो हो, है ना। ये देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका सारे नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो है। देखो ये डायगोनल वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं बेटे, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वी डोंट केयर अबाउट देम, बस नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, है ना। तो इधर 0 0 नॉन डायगोनल है, और डायगोनल एलिमेंट इधर ए बी है। अच्छा अगर मैं इसी को ये वाला मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, वो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर के, दोनों में यहाँ पर 2x2 के डायगोनल मैट्रिक्स रखा हूँ। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा एक ट्रिक सीखो, दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो खाली डायगोनल के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू सी ये वाला एलिमेंट आ जाएगा SC, और बाकी ये 0 0 एंड ये b इंटू डी ये वाला एलिमेंट आ जाएगा BD। एक ट्रिक है, दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। मतलब अगर मैं आपको दूं 2 0 0 3 इंटू सपोज देता हूं 4 0 0 -2, बता सकते हो क्या आंसर आएगा, 2 जा 4 8, और ये 0 3 जा -2 -6। दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं तो सिंपली क्या करो बेटे, डायगोनल के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, 2 जा 4 8, 3 जा -2 -6, वो वाले सारी चीजें नहीं करना पड़ेगा। अब करके भी देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यही आता है कि नहीं। देखो ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 जा 4 प्लस 0 जा 0, 2 जा 4 8 होता है और 0 0 तो 8 हो गया, देखो 8 आ गया। इसका पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -2 0, देखो 0 है। इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0, देखो 0। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, तो प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम, मतलब 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2 -6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रिक हम सीख गए बेटे कि दो सेम ऑर्डर के जब मैं डायगोनल मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दूंगा तो डायरेक्ट आप क्या कर देना कि डायगोनल एलिमेंट को खाली मल्टीप्लाई कर देना, 2 जा 4 8, 3 जा -2 -, और ये खाली 2/2 के लिए नहीं, 3/3 के लिए भी है। तो मैं अगर 3/3 का आपको देता हूं, सपोज लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसको मैं अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दूं 5 0 0 0 7 0 0 0 8, तो दोनों डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर पे, तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। क्या करना, डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 1 जा 5 ये होगा 5, 2 जा 7 ये होगा 14, 3 जा 8 ये होगा 24 और बाकी सब 0। आप चेक भी कर सकते हो, ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 5 5, और ये 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 तो 5 आ जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा और इंटरेस्टिंग बात, सपोज मैं आपको देता हूँ A0 0B इंटू व्हाटएवर, सपोज देता हूँ C0 0D इंटू E0 0F, ऐसे सपोज मैं 3 और 4 भी दे सकता हूँ। ऐसे 3 मैं आपको सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला हूँ, तो सिंपली क्या करना, डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ACE ये वाला एलिमेंट आ जाएगा ACE, और ये 0 और ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा B इंटू D इंटू F। भाई हमेशा ऐसा नहीं करते हैं हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, ये ट्रिक है, दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है। हमेशा ऐसा नहीं करते कि मैं आपको दो मैट्रिक्स दे दूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए, आप कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके रख दो, वैसा नहीं होता है। सिर्फ एडिशन में कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्शन में कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वैसा नहीं होता है। इधर हो रहा है बस, ये है मैं आपको दिखाया, आप मल्टीप्लाई करके खुद देख लो वही आएगा। तो पर्टिकुलर सिर्फ दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ये है ट्रिक, समझ में आया। अच्छा, अब देखते हैं बेटे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन, if the product AB exists, it is not necessary that B also exists। मतलब अगर दो मैट्रिक्स ए बी है, अगर A इंटू बी डिफाइंड है तो कोई जरूरी नहीं कि B इंटू ए भी डिफाइंड होगा। देख लो, मानो A का ऑर्डर में ले रहा हूं 3/4, B का ऑर्डर ले रहा हूं 4/7। अब यहाँ पर A इंटू बी डिफाइंड है ना, क्योंकि प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रो दोनों बराबर है 4 4, तो ये डिफाइंड है। लेकिन इसको उल्टा करो, B इंटू ए करो, B का ऑर्डर है 4/7, A का ऑर्डर है 3/4, B इंटू ए डिफाइंड हो रहा है क्या? नहीं होगा, क्योंकि प्री मल्टीप्लायर B का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर A का नंबर ऑफ रोज यहाँ पर बराबर नहीं है। इसका मतलब ए बी डिफाइंड हो रहा है लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो बात ये है कि ए बी अगर डिफाइंड हो गया तो ये जरूरी नहीं कि बी ए भी डिफाइंड होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा, बता सकते हो अगर ए का ऑर्डर 3/4 है, ये किए थे लास्ट क्लास में, बी का ऑर्डर क्या होने से ए बी बी ए दोनों डिफाइंड हो, मतलब ए का ऑर्डर 3/4 दे रखा है, बी का ऑर्डर क्या होने से ए बी भी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा। बताया था, खाली इन लोगों को उल्टा दो। वेरी गुड, 4/2, खाली उल्टा दो, ऑर्डर को उल्टा दो, है ना। यहाँ पर देखो ए बी भी डिफाइंड हो जाएगा, बी ए भी डिफाइंड हो जाएगा।
दूसरा ऑब्जर्वेशन, even if AB and BA both exist, it is not necessary that they will be of the same order. भाई AB एग्जिस्ट कर गया, BA भी एग्जिस्ट कर गया, तो कोई गारंटी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर भी सेम आ जाएगा। मतलब क्या, देखो सपोज A का ऑर्डर 3/4 है, B का ऑर्डर 4/3 है, पता चल चुका होगा AB BA दोनों डिफाइंड हो गए, क्योंकि देखो ऑर्डर को मैंने उल्टा है बस। A इंटू बी डिफाइंड है, A इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, तो मैट्रिक्स क्रिएट होगा 3/3। B इंटू A करके देखो, B का ऑर्डर क्या है 4/3, A का ऑर्डर क्या है 3/4, तो B इंटू A भी तो डिफाइंड है, हमें पता है ऑर्डर क्या आ जाएगा 4/4। तो हुआ ना कि अगर AB BA दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों का ऑर्डर सेम आएगा। यहाँ पर AB मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, BA मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/4 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब सुनो, इवन इफ AB BA बोथ एग्जिस्ट एंड ऑफ द सेम ऑर्डर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब सपोज AB BA दोनों डिफाइंड है, सपोज AB BA दोनों का ऑर्डर भी बराबर आ गया, तो भी कोई जरूरी नहीं कि AB BA इक्वल मैट्रिक्स आए। देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर A का ऑर्डर है 2/2, B का भी ऑर्डर है 2/2। यहां से एक इंटरेस्टिंग सा चीज बेटे, लास्ट क्लास में भी हमने किए थे, दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को आप हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि एक 3/3 का मैट्रिक्स को एक 3/3 का मैट्रिक्स क्या बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा, वही 3/3 आ जाएगा। उसी तरह का 4/4 का मैट्रिक्स को आप एक 4/4 का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और करने के बाद वही 4/4 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो फंडा ये है कि सेम ऑर्डर के दो स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सपोज AB BA दोनों डिफाइंड हो गए, दोनों का ऑर्डर भी बराबर आ गया, फिर भी जरूरी नहीं दोनों इक्वल होंगे। अच्छा देखो यहाँ पर AB डिफाइंड है, BA भी डिफाइंड है, एंड AB का ऑर्डर भी 2/2 आएगा, BA का ऑर्डर भी 2/2 आएगा, एंड AB आप करके देखो, BA करके देखो, देखो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। देख लो सपोज यहाँ पर AB हम करेंगे, A क्या है बेटे 1 2 -1 0, B क्या है 2 1 1 0। चलो मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 2/2 मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स होगा वो भी होगा 2/2, चार एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4। ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 + 2 × 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 1 + 2 × 0 मतलब 1 आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 2 + 0 × 1 तो क्या आ जाएगा -2। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 × 1 + 0 × 0 -1। अच्छा अभी उल्टा मल्टीप्लाई करके देखो, 2 1 1 0 इसको मल्टीप्लाई करो 1 2 -1 0 के साथ, कर सकते हो ना मल्टीप्लिकेशन, कॉन्फिडेंट होगी नहीं अभी, चार एलिमेंट क्रिएट होंगे, इसका पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 + 1 × -1 कितना आ जाएगा 2 × 1 2 2 -1 1 ये आ जाएगा 1। देखो इधर से आपको पता चल गया इक्वल नहीं आएंगे दोनों, क्योंकि बेटा देखो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट 4 है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट 1 आ रहा है ना। और इधर कुछ आएगा इधर कुछ आएगा इधर कुछ आएगा, आप मल्टीप्लाई खुद से करोगे, तो शुरुआत से ही देख सकते हो बेटा ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला 4 है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला 1 है, तो शुरुआत से ही हम देख सकते हैं कभी भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएंगे। तो फंडा ये है कि AB B अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल होंगे। अच्छा तो क्या इसका मतलब है वो कभी इक्वल नहीं होंगे, हाँ होंगे,
देखो यहाँ पर बेटे ए बी है, यहाँ पर ए बी करो बी ए करो, दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखो बेटे ए यहाँ पर क्या है 2006 इंटू बी क्या है 3003। देख सकते हो दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स में दिया हूं। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ट्रिक बताया था, दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है, डायगोनल वाले एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 0 0 और ये 6 इंटू 12 हो जाएगा। आप खुद भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही आएगा, चेक कर लो। अभी अगर उल्टा मल्टीप्लाई करोगे मतलब 3002 तो आप 2006 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका क्या आएगा, वही आ जाएगा। 3 इंटू 2 ये 6 होगा और ये 2 इंटू 6 से 12 आएगा। आप खुद से करके देखो, वही आएगा। तो इसका मतलब इन सम केसेस ए बी एंड बी ए मे बी इक्वल। कुछ कुछ केस में ए बी बी ए इक्वल भी हो रहे हैं, यहाँ पर ए बी बी इक्वल हो रहे हैं। तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किए, एक तो अगर ए बी, एक तो ए बी ऐसे भी केसेस है जहां पर ए बी बी ए दोनों डिफाइन ना हो, ऐसे भी केसेस है। जैसे कि मैं अगर ए का ऑर्डर लू 4/5, बी का ऑर्डर लू 6/7, यहाँ पर तो ए बी भी डिफाइंड नहीं है, बी ए भी डिफाइंड नहीं है। तो बेटे कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें ए बी बी ए दोनों डिफाइंड नहीं है, कुछ कुछ केसेस जिसमें ए बी डिफाइंड होगा बी ए डिफाइंड नहीं होगा, बी ए डिफाइंड होगा ए बी डिफाइंड नहीं होगा। कुछ कुछ केसेस में ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होंगे लेकिन ऑर्डर सेम नहीं आएगा। कुछ कुछ केसेस में ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होंगे, ऑर्डर भी सेम आ जाएगा, फिर भी इक्वल नहीं होंगे। एंड ये कुछ केसेस है जहां पर ए बी बी ए इक्वल भी आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब क्या है कि अगर ए बी दो मैट्रिक्स है तो बेटे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। इन जनरल कहने का मतलब है कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। देखो जैसे कि यहाँ पर इक्वल हो रहा है, यहाँ पर ए बी बी ए इक्वल आ जाएगा। तो कुछ कुछ केसेस में ए बी बी ए इक्वल होंगे लेकिन बाकी केसेस में ए बी बी ए इक्वल नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे नंबर में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, 3 इंटू 5 करो 5 इंटू 3 करो, दोनों 15 आते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। दो मैट्रिक्स ए बी है, ए बी बी ए हमेशा इक्वल नहीं होंगे, तो याद रखो। अच्छा, एक नोट देखो, एक इंटरेस्टिंग सा बात देखो बेटे, ये चीज हमेशा होने वाला है। मैंने दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स सबको दिया हूं, राइट बेटा। देखो दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। दोनों सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव है। तो मैं अगर आपको एक 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स दे दूं ए बी, तो बेटा यहाँ पर हम बिना मल्टीप्लिकेशन किए भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए बी बी ए जरूर इक्वल होगा। दो अगर सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, समझ गए। तो बेटा देखो, हेंस इट इज क्लियर दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑलवेज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। अभी जो बात किए थे, मैं अगर आपको दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स दूं तो बिना मल्टीप्लिकेशन किए आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि उनका मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, ए बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा, काम खत्म। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग सा बात सुनो भाई। पहले तो एक बात ध्यान में बिठा लो कि मैट्रिक्स नंबर नहीं होते हैं। मैट्रिक्स नंबर नहीं होते हैं ना। नंबर में आप जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, दो नंबर को ऐड करते हो, दो नंबर से डिवाइड करते हो, वैसा मैट्रिक्स में नहीं होता है। तो मैट्रिक्स बस एक अरेंजमेंट है। हालांकि नाम वही एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं लेकिन इनका कुछ अलग होता है। बेटा नंबर में क्या होता है, आपको पता है कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स इंटू वाई और सपोज आंसर 0 आ रहा है, तो इसका यही मतलब है कि एक्स वाई में से कम कोई एक 0 हो रहा होगा। दो रियल नंबर मल्टीप्लाई करके आंसर अगर 0 आ रहा है तो इसका यही मतलब है कि एक्स वाई में से आइदर एक्स इज 0 और वाई इज 0, दोनों में से कोई एक 0 हो रहा होगा। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में
और ये एक्चुअली सरप्राइज होने वाला कोई बात नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स तो नंबर नहीं होते हैं, वो तो अरेंजमेंट होता है, तो इसमें सरप्राइज होने वाला कोई भी बात नहीं। बात ये है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। मतलब ये देखो बेटे, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी है, आप खुद देखो, क्या ए जीरो मैट्रिक्स है? क्या ए नॉल मैट्रिक्स है? नॉल मैट्रिक्स किसको बुलाता है? ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक मैट्रिक्स जिसका सारे एलिमेंट जीरो, उसको बुलाता है नॉल मैट्रिक्स। क्या ए नॉल मैट्रिक्स है? नहीं है। क्या बी नॉल मैट्रिक्स है? नहीं है। दोनों में से कोई भी नॉल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो नॉल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब चेक करो, ए इंटू बी करो। ए क्या है? 0 2 0 0। बी क्या है? 3 1 0 0। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, ये 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ये भी 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 प्लस 0, ये भी 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये भी 0। तो क्या देख रहे हो कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके भी हमारा आंसर जीरो मैट्रिक्स आया। लेकिन इसमें कोई चौंकने का बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि ये जो वर्ड जीरो यूज कर रहे हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि जीरो मैट्रिक्स को जीरो की तरह सोच रहे हो। नहीं, जीरो मैट्रिक्स कोई नंबर जीरो नहीं है ना, वो तो एक अरेंजमेंट है, उसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो नंबर की तरह थोड़ी ना होगा कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करे अगर जीरो आ रहा है तो उनमें से कोई एक जीरो हो रहा होगा। ये थोड़ी ना जीरो है, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो फंडा ये है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर नॉल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई नॉल मैट्रिक्स हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों में से कोई भी नॉल नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करके नॉल मैट्रिक्स आ गया। समझ रहे हो? दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके नॉल मैट्रिक्स आया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में से कोई नॉल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी नॉल नहीं, फिर भी मल्टीप्लाई करके नॉल आया। देख रहे हो? ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। अच्छा, अब ये देखो बेटे, if AB is zero matrix then it is not necessary that BA is also zero matrix। मतलब सपोज AB को मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि BA भी जीरो मैट्रिक्स आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब यही वाला एग्जांपल ही दे लो, देख लो, ये वाला जो एग्जांपल अभी किए थे, एक सेकंड, हाँ, ये वाला जो एग्जांपल किए थे, यहाँ पर बेटे A इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आया था। आप B इंटू ए करके देखो, P1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, देखो क्या अभी जीरो मैट्रिक्स आएगा क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये 0 आ गया। ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, क्योंकि इसका पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 6। और इधर कोई एक नंबर आएगा, इधर कोई एक नंबर आएगा, जो मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा इंटेंशन नहीं है मल्टीप्लाई करना। मेरा इंटेंशन आपको ये दिखाना कि बेटे इन दोनों को, यहाँ पर मैंने ए बी किया, नॉल मैट्रिक्स आया, लेकिन बी ए नॉल आया क्या? ये नॉल आया कि इसमें एक एलिमेंट 6 आ गया ना, ये नॉल। तो बात क्या है कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करने से नॉल आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि बी ए भी नॉल आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छा, और इधर से कुछ बातें पहले क्लियर करते हैं। क्या होगा अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स को नॉल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है? सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर है मानो m/n, एंड सपोज मैं उसको एक नॉल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नॉल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ओ के साथ, ओ के द्वारा, है ना? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन संभव होने के लिए पहला बात है कि ए, यहाँ पर देखो ओ को पीछे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ओ इज पोस्ट मल्टीप्लाई, ए इज प्री मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन संभव होने के लिए प्री मल्टीप्लायर का जो नंबर ऑफ कॉलम है, जो कि n है यहाँ पर, पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज भी वही होना चाहिए।
तो मानो ये जो मैट्रिक्स, जो नॉल मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज में n लिया और नंबर ऑफ कॉलम्स में कुछ भी ले सकता हूं, सपोज p। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करूंगा एक नॉल मैट्रिक्स हमेशा मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉल मैट्रिक्स। याद रखो बेटे, मैट्रिक्स को नॉल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को नॉल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे हमेशा नॉल मैट्रिक्स मिलेगा। कोई भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उसको नॉल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे हमेशा नॉल मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा बता सकते हो? m/p। समझ रहे हो? आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अच्छा बेटा, उसी तरह नॉल मैट्रिक्स, सपोज एक नॉल मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं m/n ऑर्डर का, एंड उसके साथ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं n/p ऑर्डर का। तो बेटा देखो, नॉल मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर वही नॉल ही मिलेगा। नॉल ऑर्डर क्या होगा? m/p। आई होप आप समझ पाए, राइट? तो किसी भी मैट्रिक्स को नॉल के साथ मल्टीप्लाई करने से नॉल आ रहा है। लेकिन इसके पहले क्या पढ़े थे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके नॉल आया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में से कोई एक नॉल है। ए बी को मल्टीप्लाई किया, नॉल आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है ए भी नॉल नहीं है, बी भी नॉल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते वक्त अगर एक नॉल हम जरूर ले रहे हैं तो बेटे प्रोडक्ट हमेशा नॉल आएगा, इसका ध्यान रखा करो, ठीक है। कोई डाउट है? हेलो, डाउट है कुछ? अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर बोला है कि ए बी सी तीन सुइटेबल मैट्रिसेस है एंड ए बी ए सी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी हो रहा है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज इक्वल टू सी। भाई एक बात सुनो, रियल नंबर में सपोज एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड हो रहा था। सपोज रियल नंबर्स में एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड हो रहा था, एंड सपोज आपको ये भी मालूम है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो सपोज। तो बेटा हम बड़े आराम से दोनों साइड से एक्स एक्स कैंसिल करके वाई इज इक्वल टू जेड लिख देते थे ना, रियल नंबर में ऐसा करते थे। ध्यान रखना भाई, इक्वेशन में दोनों साइड से जब काट रहे हो ना एक्स एक्स, पहले तो ये आप कंफर्म होना चाहिए कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड से जीरो जीरो काट नहीं सकते। मैं अगर आपको बोलूंगा 0 × 5 इज इक्वल टू 0 × 7, सही बात है, 0 × 5 जीरो होता है, 0 × 7 भी जीरो होता है, 0 इज इक्वल टू जीरो, सही बात है। तो क्या आप जीरो जीरो काट के लिख दोगे 5 इज इक्वल टू 7? गलत हो जाएगा ना। तो दोनों साइड से जीरो को नहीं काट सकते है ना। तो हमें यहाँ पर सपोज मालूम है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम एक्स एक्स को काट के वाई इज इक्वल टू जेड लिख देते हैं। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या इंटरेस्टिंग चीज होता है, देखो कि सपोज ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, सी एक मैट्रिक्स है, एंड वो ऐसे है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। मानो ए बी किए ए सी किए, दोनों इक्वल हो गए मैट्रिक्स, तो आप ए काट के बी इज इक्वल टू सी लिख दोगे। ऐसा हमेशा नहीं होता है बेटे, हाँ, बी इज नॉट इक्वल टू सी इन जनरल। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया तो ए काट के बी इज इक्वल टू सी लिख दिए, ऐसा हमेशा नहीं होता है बेटे। डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम एक डायरेक्ट ट्रिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट चैप्टर में इनवर्स के एक ट्रिक पढ़ेंगे, जहां पर हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इफ बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा। एक ट्रिक पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में, फिलहाल अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, तो आप देख लो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल में, आप देख लो ए है, बी है, सी है। आप ए बी करो, आप ए सी करो। बेटा पहले ए बी कर लो, ए बी क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, मतलब ए क्या है 1 2 0 3, बी क्या है 1 4 2 3। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके और एक 2/2 आएगा, उसका एलिमेंट क्या कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 प्लस 2 × 2 कितना आ जाएगा 5। इसका एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 4 प्लस 2 × 3 कितना आ जाएगा 1 × 4 4, 2 × 3 6,
6 रोज पर 10। ये एलिमेंट कैसे मिलेगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6। ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। अच्छा अभी एससी करते हैं, ए सी करते हैं ना। ए क्या है बेटे? 1 2 0 3। सी क्या है? 4 3 1 2। एससी करते हैं, मल्टीप्लाई करो एससी। ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 बेटे 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 1 2 4 प्लस 2 6। अच्छा ए 1 2 0 3। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है के साथ सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 4 3 1 2 1 2। अच्छा एसी क्या आ रहा है? एसी क्या आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 कितना 6। तो इधर गलत हुआ है क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 5। अच्छा ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 7। अच्छा भाई ये एग्जाम्पल गलत है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल गलत है शायद। तो ठीक है अभी के लिए बस समझ लो, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे कि इफ बी इज इक्वल टू एस सी आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि बी इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भाई गलत है, ठीक है एग्जाम्पल गलत है। चलो ध्यान रखा करो, अगर ए बी एस सी बराबर आ गया तो बी इज इक्वल टू सी हमेशा नहीं होगा, बस एग्जाम्पल गलत है। चलो बाद में देखते हैं। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, जो कि अभी जस्ट डिस्कस करके आए। ये एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, सपोज ए बी डिफाइंड है, बी ए बी डिफाइंड है, तो कोई जरूरी नहीं कि ए बी बी हमेशा इक्वल हो जाएंगे। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कब हो गए मैंने बताया था, एक केस बताया था कि दो सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर ए बी दो सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स लो तो ए बी करो बी ए करो इक्वल आएगा, तो वो एक पर्टिकुलर केस है। तो हमेशा ए बी बी ए बराबर नहीं आता है, ये गया बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव होता है मतलब क्या है कि बेटा सपोज ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, सपोज ए का ऑर्डर m बाई एन है, बी का ऑर्डर सपोज n बाई पी है, सी का ऑर्डर सपोज p बाई क्यू है, ठीक है। अब देखो a इंटू बी पहले करके उसके साथ c मल्टीप्लाई करो, या फिर a इंटू बी सी करो, आपको एक मतलब इक्वल होंगे दोनों। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले ए बी को ए बी कर रहे हैं, फिर जो ए बी मिला उसको उसके साथ सी को पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर पहले बी सी कर रहे हैं, जो मिला उसके साथ ए को प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दोनों सेम आएंगे। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ध्यान रखना है, मैंने ऑर्डर को बेटे देखो केयरफुली लिया हूँ, क्योंकि देखो ए बी को डिफाइंड होने के लिए ए का नंबर ऑफ कॉलम बी का नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, क्योंकि तुम ए बी कर रहे हैं, इसलिए इसको m बाई एन और इसको n बाई पी लिया। अब बी सी भी कर रहे हैं, तो बी सी करने के लिए बी का नंबर ऑफ कॉलम्स सी का नंबर ऑफ रो भी इक्वल लेना चाहिए, इसीलिए मैं बी लिया n बाई पी, सी लिया p बाई पी, ठीक है। तो ऐसा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब एक बात सुनो, नंबर में क्या होता है आप कर लेते हो, सपोज 5 इंटू 3 इंटू 2 इज द सेम एज 5 इंटू 2 इंटू 3 इज द सेम एज 2 इंटू 5 इंटू 3, जो भी आप कर सकते हो नंबर में सब चलेगा, सब इक्वल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नंबर के तरह मैट्रिसेस का जगह चेंज कर दो बेटे, वो अलाउड नहीं, कीप इन माइंड।
दैट इज नॉट अलाउड। मतलब क्या है बताता हूँ। अब ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। देखो बेटे यहाँ पर मैंने ए बी सी का जगह चेंज नहीं किया हूँ, दोनों में ए पहला है, बी सेकंड में है, सी लास्ट में है। खाली मैं ब्रैकेट का पोजीशन चेंज किया हूँ। पहले इधर ए बी में ब्रैकेट दिया था, इधर मैं बी सी में ब्रैकेट दिया। नंबर के तरह आप इनका जगह चेंज नहीं कर सकते। एसोसिएटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दोगे कि ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए या फिर बी ए सी, ऐसा नहीं होगा ना। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते वक्त ख्याल रखना है आपको कि जगह चेंज नहीं करोगे। खाली ब्रैकेट आप दे सकते हो, इधर ब्रैकेट दिया, बीसी में ब्रैकेट दे दिया, लेकिन ए आगे, बी सेकंड में, सी लास्ट में देना चाहिए जब कर रहे हैं। ठीक है, ओके। उसी तरह इसको हम और एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है m बाई n। एक मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर है n बाई लेट्स से n बाई p। एक मैट्रिक्स सी है जिसका ऑर्डर मैं ले रहा हूँ p बाई q, और एक मैट्रिक्स डी है जिसका ऑर्डर है q बाई r। तो बेटा आप ए बी सी डी जब हम करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो आप ब्रैकेट ए बी में सी डी में दे सकते हो, या फिर मतलब ऐसा हो सकता है। मतलब पहले ए बी करो फिर सी डी करो, ए बी इंटू सी डी करो, एक ही आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मतलब बीसी पहले कर दो, बीसी कर दो, फिर ए प्री मल्टीप्लायर डी लास्ट में। तो ध्यान रखा करो, ब्रैकेट खाली इधर उधर कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए इंटू बी सी डी, ब्रैकेट आप चेंज कर सकते हो, ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर सकते हो, बट मैट्रिसेस का जगह चेंज नहीं कर सकते। ए बी सी डी पहले, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ में। तो सब में भी ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ रहना चाहिए। बस एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते वक्त ये ध्यान देना है। तीसरा प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब क्या है, सपोज ए का ऑर्डर है m बाई n एंड बी का ऑर्डर सपोज है n बाई p एंड सी का ऑर्डर भी सपोज है n बाई p। मैं तीन ऐसे मैट्रिक्स ले आऊं ए बी सी, ए का ऑर्डर है m बाई n, बी का सी का दोनों का ऑर्डर सेम है n बाई p। अब a इंटू बी प्लस सी मैं करना चाह रहा हूं, मतलब बी एंड सी को ऐड कर रहा हूँ। बट अभी अभी आपको पता चलना चाहिए कि मैं बी सी का ऑर्डर सेम क्यों लिया, क्योंकि बी सी को ऐड नहीं कर सकता ना, क्योंकि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो मैंने बी सी का ऑर्डर को सेम लिया, n बाई पी, n बाई पी, तो ऐड कर सकता हूँ। अब बताओ बी सी को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही n बाई पी तो रहेगा। दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, उसका ऑर्डर भी तो वही रहेगा। तो बी सी को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर वही n बाई पी रहेगा। ए का ऑर्डर है m बाई n, और ये बी सी को ऐड, बी या सी को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर वही n बाई पी रहेगा। बस अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन तो संभव है ना। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर आएगा m बाई पी। तो छोड़ो उसका बात, मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैंने क्यों ए बी सी का ऑर्डर ऐसे लिया हूं, ताकि ये चीज डिफाइंड हो जाए। अच्छा तो बेटे ए इंटू बी प्लस सी इज द सेम एज ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी एस सी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, ए इंटू बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है बेटे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। आप बोलोगे सर इसमें नया बात क्या है। बेटे नया बात ये है कि नंबर में क्या होता है। बेटे नंबर सपोज मैं बोला हूँ 3 इंटू 5 प्लस 7 ऑल्सो इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 3 इंटू 5 की जगह 5 इंटू 3 लिख देने से भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, 7 इंटू 3 लिख देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज 3 इंटू 5 5 इंटू 3 एक ही बात है। नंबर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है। जब तक हम श्योर नहीं है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है तब तक हम बोल नहीं सकते। तो बेटा देखो ए इंटू बी प्लस सी करे ना, आप इसको ए बी ही लिखना है, बी ए नहीं लिख देना है, एस सी लिखना है, सी ए नहीं लिख देना है। पहले मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ए पहले आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, तो ए बी होगा।
ए पहले आ रहा है उसके बाद सी आ रहा है, तो ए सी होगा। ऐसा नहीं कि आप ए बी बी ए कर दो, ए सी कर दो, क्लियर और नॉट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा बी प्लस सी इंटू ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करोगे, बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, ध्यान रखा करो बी आगे आएगा फिर ए आएगा, बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए होगा। आप इसको ए बी और इसको ए सी नहीं कर सकते, गॉट इट, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है। अच्छा, अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आपको पता है कि एक रियल नंबर में एक्स लेता हूं, उसमें क्या मल्टीप्लाई करने से मुझे वही नंबर मिल जाता है, रियल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करने से वही नंबर मिलता है, क्या है वो, 1, है ना। तो हम बोलते हैं कि 1 एवरी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बिल्कुल उसी तरह मैट्रिक्स में भी कुछ होता है, और वो क्या होता है चलो समझते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है एंड सपोज उसका ऑर्डर है m बाई n। अब सवाल ये है उसे साथ क्या मल्टीप्लाई करूं मुझे वही मैट्रिक्स ए मिल जाए। एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, 1 के साथ मैट्रिक्स का कौन सा मैट्रिक्स रियल नंबर के 1 के साथ थोड़ा मतलब मैचिंग करता है दिमाग में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो बेटे आप एक बात सुनो कि कोई भी मैट्रिक्स में दे दूं आपको, उसके साथ जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में वही मैट्रिक्स प्रकट हो जाएगा। बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको ख्याल रखना है क्या होगा। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आपको याद है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारे डायगोनल वाले एलिमेंट 1 एंड नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट 0, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर यहाँ पर क्या लेना चाहिए, ए का ऑर्डर m बाई एन अगर है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n बाई एन, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल है, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटे n बाई एन। तो या फिर हम खाली भी लिख सकते हैं n, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3/3 है तो हम उसके नीचे छोटा सा 3 खाली लिख सकते हैं, 3/3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात यह है कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m बाई एन है, उसमें अगर आप एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली आप और कोई ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, मल्टीप्लिकेशन तो पहले डिफाइंड होना चाहिए ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और अगर ले गए तो कुछ मतलब एन यहाँ पर कुछ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और ले गए तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं कर पाओगे। मतलब देखो बेटे फॉर एग्जाम्पल ए का ऑर्डर 3/2 है, अब उसमें कौन सा ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स ए मिलने के लिए, 2। 2, क्यों मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं पाओगे कोई और ऑर्डर का लेने से, बस बात खत्म हुआ। अच्छा तो बेटे बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ पर क्या किया हूं ना, आई को ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई किया हूं, आप प्री मल्टीप्लाई भी करो वही यही आएगा। मतलब क्या है, दूसरे पेज पे आते हैं, खाली लास्ट पोर्शन है। सपोज मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3, तो मैं उसके साथ कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से मुझे वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, द आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड उसका ऑर्डर आएगा वही, ठीक है ना। 2/2 होने से ही तो ये मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। बस तो इधर से बात पता चला क्या, a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करो या फिर प्री मल्टीप्लाई करो, आंसर ए ही आएगा। बस ए का ऑर्डर, आई का ऑर्डर क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आई को प्री मल्टीप्लाई किए हो कि पोस्ट मल्टीप्लाई किए, तो उसका ऑर्डर तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी है ए इंटू आई करो या फिर आई इंटू ए करो, आंसर ए ही आता है। एंड उसी वजह से बेटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, प्री करो या फिर पोस्ट करो, आंसर वही मैट्रिक्स मिल जाता है। फॉर दैट रीजन अलोन वी से दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा
एक इंटरेस्टिंग सा बात यहाँ पर बेटे ये है, अच्छा आपको याद है एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? नॉल मैट्रिक्स था, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स में नॉल मैट्रिक्स ऐड करो वही मैट्रिक्स मिल जाता था, इसलिए नॉल मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोला जाता है? आई को बोला जाता है। और ये याद भी रह जाता है, क्यों? रियल नंबर में तो कुछ ऐसा ही हो रहा था ना, रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कौन था? जीरो, किसी को जीरो के साथ ऐड करो वही नंबर मिल जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन था? वन, किसी को वन से मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिल जाता था। तो वन को आप आई के साथ थोड़ा सा दिमाग में रिलेट कर सकते हो, जीरो को जीरो मैट्रिक्स से रिलेट कर सकते हो, लेकिन वो दोनों सेम बात नहीं है, तो इतना बात आप ध्यान रखो, ठीक है। और बेटे एक बात ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिपेंड, मतलब यहाँ पर जो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है उसका ऑर्डर डिपेंड करेगा बेटे आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडेस क्लास।